नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। सीएम योगी आज सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। थोड़ी देर में श्रमिकों की बेटियों का विवाह कराएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और लखनऊ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कन्या विवाह योजना के तहत 3500 जोड़ा विवाह कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। और 3500 जोड़े जिनकी आज शादी कराई जाएगी, तो कन्या विवाह योजना के तहत इन जोड़ों की शादी आज कराई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर वक्त बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे और ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जहां पर ये कहा जा रहा है कि 3500 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कन्या विवाह योजना के तहत 3500 जोड़ा विवाह कार्यक्रम की तैयारी सरकार की तरफ से है और श्रमिकों की ये कन्याएं हैं जिनका विवाह आज संपन्न कराया जाएगा। तो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि लखनऊ में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, कार्यक्रम का आगाज होगा। और ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम जी, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, कितना वक्त और लगेगा मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाएंगे? चलिए, संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी दे देते हैं कि लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है। कन्या विवाह योजना है, इसके तहत आज 3500 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा और ये कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में कराया जा रहा है। अब से थोड़ी देर में श्रमिकों की बेटियों का विवाह कराएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उस लम्हे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साक्षी बनेंगे जब 3500 जोड़े अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे। तो अब से थोड़ी देर में, यानी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारी पूरी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए रुक कर लेते हैं ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर का। विक्रम जी, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कितना और वक्त? आज देखिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं। बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन पहुंचेंगे और 3500 जो जोड़े हैं उनकी आज शादी होगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम है वो पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें पहुंचेंगे थोड़ी देर में। डिफेंस एक्सपो स्थल पर ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिनेश शर्मा, मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, स्वाति सिंह सभी इसमें मौजूद रहेंगे। और बड़े स्तर पर एक सौगात है उन सभी जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो इस लेवल पे नहीं है कि वो अपनी शादी अफोर्ड कर सके, तो उन सभी के लिए एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार हर बार देती है। और आज इस बार भी जो श्रमिक हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा बुड़ा उठाया है। 3500 छात्र ऐसे जोड़े हैं जिनका आज शादी सामूहिक विवाह आज संपन्न कराया जा रहा है। ठीक है विक्रम जी, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 23 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ का असम दौरा रहेगा। असम में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्र की योजनाओं को गिराएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। असम का दौरा रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब पश्चिम बंगाल के बाद असम में भी गरजते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उनकी रैलियों की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में 2 बार संबोधित करने के बाद, 2 बार रैली करने के बाद अब असम दौरा मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 23 मार्च को असम दौरा रहेगा। असम में जनसभा वो करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। असम की अगर बात कर ली जाए तो मौजूदा अभी सरकार बीजेपी की है असम में, लेकिन ऐसे में बीजेपी दोबारा से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अब विक्रम जी, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में 2 बार रैली हो चुकी है, अब ऐसे में असम में रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। कब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, कैसा उनका कार्यक्रम रहने वाला है, उनके साथ कौन कौन और मौजूद रहेगा?
जी देखिए, बिल्कुल अभी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल असम के दौरे पर थे और असम के दौरे के बाद अब एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार उनकी डिमांड बढ़ रही है, 23 तारीख को फिर से वो आसाम के दौरे पर होंगे। हालांकि अभी तक की इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन साफ तौर पर है कि लगातार जिस तरीके से मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ रही है, 23 तारीख को वो दोबारा से आसाम के दौरे पर होंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। किन किन जगहों पर जाएंगे उनके अभी सुरक्षा दृष्टिकोण के चलते अभी उन चीजों को क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से दौरा आसाम का 23 तारीख को है, जहां पर बीजेपी के लिए पूरी तरीके से माहौल बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से देखे जाएंगे और विपक्ष पर जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा था, एक बार फिर से आसाम में विपक्ष घेरते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विक्रम जी, क्योंकि अगर असम की बात कर ली जाए, क्योंकि बीजेपी की सरकार फिलहाल असम में है, ऐसे में बीजेपी की कोशिश है दोबारा से सत्ता पर काबिज होने की। यही वजह है कि उन चेहरों को बीजेपी उतार रही है प्रचार के लिए, जिससे कि जीत सुनिश्चित हो सके उसकी। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर खास तौर पर बात की जाए तो एक विकास पुरुष के तौर पर एक छवि पूरे देश में उनकी बनी हुई है। लगातार उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं उससे लोगों में काफी आशा की उम्मीद रहती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कॉन्सेप्ट है, जो विजन है, वो विकास की तरफ है, विकास को बढ़ाने का है और उसी के चलते लोग उनको बड़े स्तर पर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और इसी क्रम में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर होते हैं तो बड़े स्तर पर लोग वहां पर पहुंचते हैं और इसीलिए लगातार बीजेपी इन चीजों को बुलाना चाहती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार दौरे लगाए जा रहे हैं। विक्रम जी, अगर वहाँ के मुद्दों की बात की जाए तो वहां पर, क्योंकि इससे पहले आप जैसे कह रहे हैं कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री की रैली वहां हो चुकी है, वहां पर कई बार निशाना भी साध चुके हैं वो विपक्ष पर, ऐसे में यहाँ क्या कुछ मुद्दे हावी रह सकते हैं? देखिए, साफ तौर पर है आसाम में बाढ़ की एक बड़ी समस्या देखी जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस बार जब जनसभा को संबोधित करने के लिए असम पहुंचे थे तो आसाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े स्तर पर इस बात को जनता के सामने रखा था कि बाढ़ की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए, उस चीजों को कम करने के लिए केंद्र की सरकार और आसाम की राज्य सरकार लगातार मिलकर काम कर रही है और जरूरी है कि उन चीजों को अगर बढ़ाना है, इन योजनाओं को बड़े स्तर पर और मजबूत करना है जिससे लोगों को सहूलियतें मिल सके। तो एक बार दोबारा से आसाम में बीजेपी की सरकार बनाई जाए और बड़े स्तर पर जो विकास कार्य, जो केंद्र की खास तौर पर जो योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ लगातार जो जनता है उनको डायरेक्ट मिलता रहे। तो जरूरी है कि बीजेपी की सरकार बनाई जाए। इन सभी मुद्दों पर, खास तौर पर बाढ़ की जो एक बड़ी समस्या है आसाम में, उसको देखते हुए सबसे ज्यादा फोकस जनता इस मुद्दे पर कर रही है कि बाढ़ की समस्या से बड़े स्तर पर निजात मिल सके। ठीक है विक्रम जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 23 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असम दौरा बताया जा रहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असम में दौरा रह चुका है, असम में रैली कर चुके हैं। एक बार फिर से असम वो पहुंचेंगे और कई मुद्दों को उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और ऐसे में देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री की रैली में कितनी भीड़ जुटती है। केंद्र की योजनाओं को गिनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कोशिश बीजेपी की यही है कि दोबारा से सत्ता पर काबिज हो जाए। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा असम का रहने वाला है। और चले इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि देहरादून से ये खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देहरादून से अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मदन कौशिक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मदन कौशिक और वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। 11:30 बजे करीब, यानी कि सुबह 11:30 बजे यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मदन कौशिक। तो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, यानी कि पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है, विधि पूर्वक उन्होंने कार्यभार संभाला था, बैठक भी की थी। अब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की जाएगी बतौर प्रदेश अध्यक्ष। देहरादून से जानकारी आपको दे रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 11:30 बजे। वक्त बताया जा रहा है जब मदन कौशिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान वो क्या कुछ कहने वाले हैं, सभी की नजर इसी पर टिकी रहेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहली बार उनके द्वारा की जाएगी और इस तरीके से हमने देखा था, आपको तस्वीरें लगातार दिखाई थी कि कार्यभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या लग रहा है, क्या कुछ बोलने वाले मदन कौशिक? बिल्कुल, देखिए हम प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के मदन कौशिक और आज वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कार्यभार संभालने के बाद।
और जो यमुना कॉलोनी में उनका सरकारी आवास है वहाँ से कुछ देर बाद करीब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभावना है कि वो अपने दौरों की जानकारी दे सकते हैं। जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था तो उन्होंने बातचीत की थी उनसे, उन्होंने कहा था कि 22 से 24 मार्च तक वो दौरे करेंगे। आगे भी उनका 30 अप्रैल तक का दौरे का कार्यक्रम रहेगा। वो सभी 13 जिलों में 30 अप्रैल तक दौरा कर लेंगे। तो पूरी संभावना है कि वो अपने दौरे को लेकर विस्तृत जानकारी मीडिया के सामने रखना चाहते हों। और 3 जिले शुरुआत में उन्होंने बताए थे, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ये 3 जिलों में वो 22 से 24 मार्च के बीच दौरा करेंगे। तो हो सकता है अपने जो आगे के दौरे हैं उनकी जानकारी दे, अपनी कार्यप्रणाली क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी उसकी जानकारी दे। और अध्यक्ष बनने के बाद एक औपचारिकता भी होती है, मीडिया से रूबरू होते हैं। चाहे हम बंशीधर भगत की बात करें, उन्होंने भी इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किया जाए भाजपा ने भी इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वो एक परिचय के तौर पर उसको दिखा जाता है और उसकी जानकारी भी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते हैं। ठीक है चंद्रमोहन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। असम के चुनावी मैदान में सीएम योगी का डंका बोल रहा है। सीएम योगी ने गुवाहाटी से पहले मां कामाख्या के दर्शन गुवाहाटी में उन्होंने किए और इसके बाद रैलियों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, विरोधियों पर वार भी किया। और सवाल यही है कि क्या योगी की रैलियों से 2 मई को विपक्ष क्लीन बोल्ड होगा? रिपोर्ट देखिए। असम में बीजेपी रिटर्न के लिए मैदान में योगी। पहले मां कामाख्या के दर्शन, फिर चुनावी हुंकार। असम के होजाई कलाई गांव में बजा योगी का डंका। योगी का दमदार प्रचार दिलाएगा बीजेपी को सत्ता। पश्चिम बंगाल के बाद सीएम योगी ने असम में भी चुनावी मैदान संभाल लिया है। सीएम योगी की डिमांड का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि योगी एक दिन में 3 रैलियां कर रहे हैं। असम में होजाई, कलाई गांव और रंगिया में रैली से माहौल बीजेपी में होता दिख रहा है। असम में चुनावी हुंकार भरने से पहले सीएम योगी ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पूजा की। कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद सीएम योगी ने होजाई के चुनावी मैदान में हुंकार भरी, विरोधियों पर जमकर वार किया और बीजेपी के फिर सरकार बनाने का दावा किया। कांग्रेस शंकर देव को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस की नीति विकास नहीं, कांग्रेस की नीति समृद्धि नहीं, कांग्रेस की नीति आप सबकी खुशहाली कभी नहीं रही। उसकी नीति तुष्टीकरण की नीति थी, एन प्रकार सत्ता प्राप्त करने की नीति थी और उसकी कीमत एक लंबे समय तक असम वासियों को चुकानी पड़ी थी, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में। मैं करता हूं विगत 1 वर्ष पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए कोरोना की महामारी के रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर एक विश्वास जागृत हुआ, गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री कल्याण गरीब पैकेज के माध्यम से, और आत्मनिर्भर भारत की जिस परिकल्पना को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज वह एक नए भारत, भव्य भारत की तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, जो वह भारत दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। असम में भी सीएम योगी ने जय श्री राम का नारा लगाया। सीएम योगी ने कहा कि भारत का काम बिना राम के नाम से नहीं चल सकता। समर्थन में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, भारत माता का ऐसा भव्य मंदिर बनेगा जो नए भारत की नई तस्वीर दुनिया के सामने रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। होजाई के बाद सीएम योगी ने कलाई गांव में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। और जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे सामने आह्वान किया जय श्री राम का। जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। राम भारत की सभ्यता और संस्कृति है। राम भारत के श्वास श्वास में, रोम रोम में रमे हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम हो नहीं सकता है और राम पर भारत का प्रत्येक जनमानस गौरव की अनुभूति करता है।
भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का हमारा सपना 500 वर्षों का था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने दीजिए। मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, आप भी अयोध्या में पधारिए, भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आप भी पधारिए। और संस्कृति के प्रतीक पुरुष है, राम हमारी आस्था है, राम भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक आवाज हैं। भारत के रोम रोम में राम बसते हैं, श्वास श्वास में राम बसते हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम नहीं हो सकता है। और आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण नए भारत की और भव्य भारत की और समृद्ध भारत की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखने वाली है। पश्चिम बंगाल की तरह असम में भी सीएम योगी की रैलियों में भारी भीड़ दिखाई दी। अब देखना होगा योगी का दमदार प्रचार बीजेपी को सत्ता पर काबिज रख पाने में कितना कामयाब होता है। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज राज्य निर्वाचन आयुक्त की अहम बैठक, प्रदेश के सभी डीएम और एसपी के साथ बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे यूपी के सभी डीएम और एसपी। और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। सुरक्षा के इंतजामों को लेकर दिशा निर्देश देंगे मनोज कुमार। इसके अलावा योजना भवन में दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो जाएगी। तो पंचायत चुनाव को लेकर आज ये अहम बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वर्चुअल तरीके से आज ये बैठक होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की अहम बैठक आज होने वाली है। 1 बजे बताया जा रहा है कि ये बैठक की जाएगी और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और साथ ही प्रदेश के सभी डीएम और एसपी के साथ ये बैठक बताई जा रही है। सभी डीएम और एसपी इस बैठक में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। 1 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के इंतजामों को लेकर दिशा निर्देश देंगे मनोज कुमार, ये फिलहाल जानकारी मिल पा रही है। तो बेहद अहम और महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। योजना भवन में दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी और सभी डीएम और एसपी इस बैठक से जुड़ेंगे। सीधे तौर पर वर्चुअल तरीके से सभी डीएम और एसपी इस बैठक से जुड़ेंगे। ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम जी, इस बैठक में और क्या कुछ रहने वाला है, क्या खास बैठक में? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, उसी को देखते हुए बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त आज ये बैठक लेंगे, जिसमें कि जिले स्तर पर क्या क्या तैयारियां कर ली गई है, कौन कौन से काम हो रहे हैं, किस स्तर पर काम चल रहे हैं, जो निर्देश दिए गए हैं उनके आधार पर काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जितने भी जो सुरक्षा इंतजाम है उनकी क्या तैयारियां अभी की गई हैं, जिले स्तर पर कितनी व्यवस्था पूरी कर ली गई है, जहां वोटिंग होनी है उनके संबंध में क्या तैयारियां हैं, ग्रामीण स्तर पर क्या तैयारियां हैं, इन सभी चीजों की पूरी समीक्षा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम और एसपी पूरी अपनी जानकारी देंगे। डीएम जो तैयारियां की गई उनके संबंध में और एसपी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पूरी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को देंगे और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई उसको बढ़ाया जाएगा। साफ तौर पर पंचायत चुनावों की तैयारियों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। 1 बजे ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी जिलाधिकारी और एसपी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। ठीक है विक्रम जी, बने रहिए हमारे साथ। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज बलरामपुर का दौरा रहेगा। थारू जनजातीय इलाके इमलिया कोडर में उनका आगमन होगा। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी राज्यपाल। और इसके अलावा महाराणा प्रताप ग्रामोदय इंटर कॉलेज को सौगात देंगी राज्यपाल। छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर लैब का उद्घाटन करेंगी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोपहर 2 बजे इमलिया कोडर पहुंचेंगी, जहां कार्यक्रम में उनको शामिल होना है। बलरामपुर का आज राज्यपाल का दौरा बताया जा रहा है और कार्यक्रम में शामिल होना है। सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी विद्यालय को। इसके अलावा कंप्यूटर लैब का उद्घाटन भी करेंगी राज्यपाल। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप ग्रामोदय इंटर कॉलेज को सौगात भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देंगी। तो छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर लैब बनाया गया है, उसका शुभारंभ, उसका उद्घाटन भी राज्यपाल करेंगी। इसके अलावा भी कार्यक्रम उनके बताए जा रहे हैं जब राज्यपाल उस कार्यक्रम में शामिल होंगी। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राज्यपाल पहुंच जाएंगी बलरामपुर। ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ फोन पर बने हुए हैं। विक्रम जी, राज्यपाल के दौरे में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 बजे करीब पहुंच जाएंगी बलरामपुर?
जी देखिए, बिल्कुल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज बलरामपुर का दौरा है और लगभग 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि बलरामपुर पहुंच जाएंगी। और उसके बाद कई कार्यक्रम है आज बलरामपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का, जिसमें कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा के साथ साथ जो कई सौगात महाराणा प्रताप ग्रामोद्योग विद्यालयों को आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा दिया जाएगा। साफ तौर पर जो किताबें हैं और जिस तरीके से टैबलेट और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन पढ़ाई में बढ़ाए जाने का उत्तर प्रदेश में लगातार काम किया जा रहा है, उसी क्रम में आज कई सौगात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बलरामपुर के अपने इस दौरे पर देंगी। जी विक्रम जी, करीब कितने देर तक यहाँ राज्यपाल रुकेंगी, कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? जी लगभग अभी जो कार्यक्रम बताया गया उसके आधार पर 12:30 बजे पहुंचेंगे और शाम के 5 बजे तक का कार्यक्रम है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जब अलग अलग जिलों के दौरे पर होती हैं तो जो रेगुलर प्रोग्राम है उनसे हटकर भी कई जगहों पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कामों को देखने, जांचने, परखने के लिए जाती हैं। तो माना जा रहा है कि आज भी उसी तरीके का कुछ रूप राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का देखने को मिलेगा। ठीक है विक्रम जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने मीटिंग की है। पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की गई है और इसके अलावा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये मीटिंग बताई जा रही है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर ये मीटिंग ली गई है और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कमिश्नर की तरफ से रिजर्व पुलिस लाइन के संगोष्ठी सदन में मीटिंग की गई है, तो बेहद अहम बैठक आज की गई है और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये बैठक बताई जा रही है और आगामी त्योहार भी, क्योंकि त्योहार भी है और दूसरी तरफ पंचायत चुनाव भी होने हैं, इसको लेकर ये तैयारियों को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण की गई है। कमिश्नर डीके ठाकुर ने ये बैठक की है और कई पुलिस अधिकारी इसमें मौजूद रहे। सभी पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सभी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश कमिश्नर की तरफ से दिए गए और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की रहने वाली है, कैसी व्यवस्था की जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश भी कमिश्नर ने अधिकारियों को दिए हैं। और संवाददाता लालचंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लालचंद, कमिश्नर की तरफ से ये जो बैठक की गई है, बैठक में क्या कुछ रहा, क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए? बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, आगामी त्योहार है होली का, उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। ऐसे में इस बैठक में जो है लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर के साथ जो लाइन ऑर्डर है नवीन अरोड़ा और जो क्राइम अधीक्षक है वो जो है यहाँ पर मौजूद है नीलाब्जा चौधरी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों जेसीपी और जो जेसीपी है वो मौजूद रहे, ऐसे में देखने को मिला कि तमाम जो अधिकारी थे, जो लखनऊ के कमिश्नरेट के अधिकारी थे वो मौजूद रहे। तो पुलिस लाइन में ये बैठक की गई, क्योंकि जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और होली का त्योहार है, इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए कई कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरीके से अराजक तत्वों से निपटने के लिए लगातार घटनाओं को अंजाम देते हैं, लगातार देखने को मिला कि राजधानी लखनऊ में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। साथ में ये भी देखने को मिला कि जो लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जो पंचायत चुनाव में शराब की तस्करी बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए जो है विशेष अभियान चलाकर जो है उस पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि जिससे जो पंचायत चुनाव में है, जो बीडीसी का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है, उसको सकुशल संपन्न कराया जाए। इसलिए जो है जो अधिकारी थे वो उनको दिशा निर्देश दिए गए कि जो अपने इलाके में जो है गश्त करे और जो भी आपराधिक किस्म के लोग हैं उनका मुचलका भर के उनके जो है विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। ऐसे में लगातार जो है ये निर्देश जारी किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से होली का त्योहार है और जो है पंचायत चुनाव है, उसको लेकर किस तरीके से पुलिस काम करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर है उनके तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं। यानी कि त्योहार को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर ये मीटिंग की गई है। ठीक है, शुक्रिया लालचंद इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कोरोना संक्रमण पर यूपी सरकार अलर्ट नजर आ रही है। अन्य राज्यों से आए लोगों को अब तलाशने की कोशिश की जाएगी। अब फ्रंट लाइन वर्कर्स, बाकी राज्यों के लोग जो कि यूपी में आएंगे, उनको तलाशने की कोशिश करेंगे। घर घर भ्रमण कर बाहर से आने वालों की जानकारी ली जाएगी। सर्दी, जुकाम और बुखार वालों पर खास नजर रहेगी। लिस्टिंग के लिए पुलिस और राजस्व कर्मी की भी मदद ली जाएगी। इसके अलावा डीएम और सीएमओ इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में समीक्षा करेंगे। तो अब यूपी सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। अब बाहर से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। विशेष तौर पर उनकी हालत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर खास नजर रखी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि लिस्टिंग के लिए पुलिस और राजस्व
राजस्व कर्मियों की भी मदद ली जाएगी। तो तैयारी एक बार फिर से यूपी सरकार की तरफ से शुरू हो गई है। ऐसे लोग जो कि दूसरे राज्यों से यूपी में प्रवेश कर रहे हैं, उन पर खास नजर रखी जाएगी, उनको ट्रेस किया जाएगा, जिससे अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है आगे जाके तो उसको ट्रेस कर लिया जाए, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। ऐसे में यूपी सरकार अलर्ट नजर आ रही है। खबर ग्रेटर नोएडा से है। आगामी त्योहारों और कोविड को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। आगामी 27 अप्रैल तक ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू की गई है और 27 अप्रैल तक धरना, प्रदर्शन, जुलूस पर रोक लगा दी गई है। चक्का जाम करने पर भी रोक लगाई गई है। बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कि अगर कोई कार्यक्रम किया जाता है उसकी अनुमति ली जाएगी और बावजूद इसके कार्यक्रम कोई आयोजित करता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो 27 अप्रैल तक ये कहा जा रहा है कि सभी धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम सब पर रोक लगा दी गई है। तो किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, कोई चक्का जाम, प्रदर्शन इस तरीके का देखने को नहीं मिल पाएगा। अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आगामी त्योहार हैं और पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। इसको देखते हुए अब कोविड के मद्देनजर पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। आगामी 27 अप्रैल तक ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि अब इकट्ठा लोग नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में दैवीय आपदाओं से बुरी तरह बर्बाद और तबाह हो चुके किसान ने केसर की खेती कर नया इतिहास रच दिया है और किसान ने केसर पैदा कर अपनी तकदीर और खेतों की तस्वीर बदल दी है। किसान ने सिर्फ 1 बीघा खेत में 8 किलो केसर पैदा किया है और उसे बेचकर अब मोटा मुनाफा कमाने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। केसर की खेती कर किसान ने रचा नया इतिहास, अपनी तकदीर और खेतों की बदली तस्वीर। 1 बीघा खेती में पैदा किया 8 किलो केसर। हमीरपुर जिले में बिवार थाना क्षेत्र के रहने वाले किसान भूपेंद्र ने हौसला रखते हुए कुछ अलग करने की ठानी और हिम्मत करते हुए केसर की खेती कर डाली। भूपेंद्र ने हिम्मत जुटाई और अपने 1.5 बीघा खेत में अमेरिकन केसर पैदा करने का मन बनाया। उन्होंने केसर का आधा किलो बीज खरीदा जो इनको 20,000 रुपए का मिला और उसकी बुआई कर डाली। भूपेंद्र ने रात दिन मेहनत करनी शुरू की, जिसके बाद उनकी यह फसल लगभग तैयार है और अब इसकी कटाई होगी तो इसका फूल 50,000 से 1.5 लाख रुपए किलो बिकेगा। साथ ही इसका बीज 40,000 रुपए किलो बिकेगा। अमेरिकन केसर की खेती की है और ये जो है तो इसलिए कम रकबे में लगवाई क्योंकि इसका पता नहीं कि मतलब ये पैदा होती है बुंदेलखंड में, ये नहीं हो पाती है और किस मिट्टी में पैदा होती है भी कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। तो हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली तो हमने फिर वहाँ से जालौन से बीज मंगवाया था। हमने कहा हम भी अपने यहाँ ट्राई करके देख रहे हैं तो इसका कैसा क्या उपज निकल रहा है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस पर लागत मान लीजिए कि बीज की लागत है 20,000 रुपये का आधा केजी बीज आया था, 40,000 रुपये प्रति केजी बीज आया था और इसमें यूरिया DAP डाली नहीं जाती, जैविक है और बस निराई उड़ाई का इसमें खर्च आता है। उत्पादन इसका लगभग मान लीजिए कि 7 से 8 केजी का बीघा तक हो जाता है। भूपेंद्र की ही तरह बिवार थाना क्षेत्र के तमाम किसानों ने भी अब मन बनाया है कि अगले साल से वह भी केसर की खेती करते हुए अपनी किस्मत आजमाएंगे और अगर कुछ बेहतर हुआ तो परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ अच्छा करेंगे, जैसा भूपेंद्र ने किया है। हमीरपुर से दिनेश कुशवाहा के साथ नेहा भदौरिया, हिंदी खबर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।